जब कोई छोटा होता है उनके हर 2 साल में ड्रीम बदलते हैं कि उनको बनना क्या है। किसी समय पे मैं शायद एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, किसी समय पे मैं न्यूज़ रीडर बनना चाहता था, किसी समय पे मैं एक फूड क्रिटिक बनना चाहता था और कभी मैं ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहता था। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया, जब मैं टीन्स में आया और जब कॉलेज गया, तब मेरे दिमाग में एकदम क्लियर होने लगे मुझे क्या करना है। कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, मुझे कंपनियां बनानी है। आई थिंक शुरू से ही एक अंदर की आवाज़ थी कि कुछ बिजनेस बनाना है, कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जिससे कुछ इम्पैक्ट हो, जिसको आप अपना कह सकें। From the outside, everyone feels that the journey of an entrepreneur is a straight line. Starts here, goes here, success. But actually वो लाइन ऐसे ऊपर नीचे अप डाउन राउंड राउंड ऐसे ऐसे जाके आप ऊपर पहुंचते हो। मेरी खुद की जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर मैं कहता हूँ एक फीनिक्स जैसी है। हमने शायद 5-6 बारी अपना बिजनेस मॉडल बदला होगा अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। हर बारी हमारा बिजनेस एक डिफरेंट फॉर्म लेके रीबॉर्न हुआ। Rohit and I have invested in almost 280 companies over the last 13 years. Whatever resources we have at any point in time, we must use them to help the next generation of founders and grow the tribe, grow the community of founders. So today, the Titan Capital community of founders is almost 600 strong. You know, in Gita, there is a saying that what you take owns you, what you give sets you free. By sharing our knowledge, our experiences, our mistakes, also providing capital, in some ways it is setting us free to help so many people. Shark Tank actually amplifies that purpose for me, where suddenly I'm not only impacting or getting an opportunity to share knowledge, learnings from my experiences, not only with the people I meet in a private setting, in a professional setting, but also now the millions and millions of people who watch this show to gain inspiration, gain confidence that they can also do it. I often say that India is a land of mouth-watering opportunities and eye-watering challenges. 3 से 4 साल में हम शायद top 3 GDP of the world होने वाले हैं. What an incredible time to be alive in India. This is an opportunity of a generation. We are only limited at this point by our own creativity, our own resilience, our own ability to overcome what seem like challenges and achieve our ambitions. शार्क्स, यस सर। इंडिया विश्व का 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आज हम विश्व भर में अपनी आईटी के लिए ही नहीं बल्कि म्यूजिक और मूवीज के लिए भी जाने जाते हैं। #लव दिलजीत। लेकिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 ग्लोबल ब्रांड्स में से हमारे पास सिर्फ एक ग्लोबल ब्रांड है, जहां पर चाइना के पास 17 लगभग और यूएस के पास 51 ब्रांड है। शार्क्स, अब टाइम आ गया है कि हम इनक्रेडिबल इंडिया से इनक्रेडिबल ग्लोबल ब्रांड्स बनाएं और इसीलिए हम लाए हैं नू, जो कि एक साहसी सपना है कि हम दुनिया भर में लोगों को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव फील करवाएं। मैं हूँ नितिका पांडे, पुणे से। और मैं हूँ पीयूष सूरी, दिल्ली से। और हम हैं फाउंडर्स ऑफ नू। शार्क्स, नू एक प्रीमियम लाइफस्टाइल एक्सेसरीज ब्रांड है जो डेस्क सेट्स, एवरीडे कैरी एसेंशियल्स और स्टेशनरी बनाता है। हम कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है जो कि हमारे कोर डिज़ाइन वैल्यूज़ है, जैसे कि मिनिमल स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन, यूसेज ऑफ वेरी प्रीमियम मटेरियल्स एंड लास्टली सस्टेनेबिलिटी। वी ट्रूली बिलीव दैट हाई एंड शुड नॉट बी नियर एंड। और इसी सोच से हमने लॉन्च किया हमारा पहला कलेक्शन कॉन्फिग 1 डेस्क सेट, जिसमें 5 प्रोडक्ट्स है। हमारा ये थॉट था कि हमारा यूजर जहाँ से भी काम करे उसका वर्क स्पेस हम क्लटर से
क्लैरिटी में ट्रांसफॉर्म कर दे। और एक मजे की बात बताऊं, इस प्रोडक्ट को रेड डॉट डिजाइन अवार्ड मिला है, जिसको ऑस्कर्स ऑफ डिजाइन माना जाता है और जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है। Congratulations. आज हम नू को 40 प्लस कंट्रीज में डिलीवर कर पाए हैं और 9 प्लस कंट्रीज में हम रिटेल स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं। और सबसे बड़े गर्व की बात तो ये है कि हम दुनिया के सबसे फेमस रिटेल स्टोर हैरिड्स ऑफ लंदन में भी बेचते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस साहसी सपने के साथ आप जुड़ जाएं और दुनिया के अंदर नू को मोस्ट लव्ड ब्रांड बनाएं। और इसलिए हम रेज कर रहे हैं 50 लाख रुपए 1% इक्विटी के लिए। Sharks, we bring you Noo, our love letter for our modern day work life. Amazing. थैंक यू। ओके नितिका, पीयूष, वेलकम टू शार्क टैंक। आपका एम्बिशन जो है इनक्रेडिबल इंडिया से ग्लोबल ब्रांड बनाना काफी अमेजिंग है, बट ये ब्रांड का मतलब क्या है नू, एंड इसकी स्पेलिंग ऐसी क्यों है? देखिए, नू कम्स फ्रॉम नेवर, ऑड और इवन, जो कि अपने में एक पैलिंड्रोम है। ओह माय गॉड। और हमारे ब्रांड और एस्थेटिक और हमारी डिजाइन वैल्यूज में सिमिट्री है, तो हमारे नाम में भी सिमिट्री है। Very interesting. Very लेकिन ये interesting. ब्रांड देख के लग रहा है कि ये इंडियन मार्केट के लिए नहीं है। थोड़ा जापानीज फील आई अनुपम को इससे। Japanese, Scandinavian, Absolutely. Japandi, minimalist. as they call it. Market India है. How should we evaluate? हम एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते थे जो कि बॉर्डरलेस हो। आप ये ना बोले कि जापान से है या इंडिया से है, कहाँ से है। Got it. Thank you. आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तो मैं एक इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, और मैंने एक्सेंचर और फिर प्राइसवाटरहाउसकूपर्स में न्यूयॉर्क में काम किया। मैंने इंडिया आकर 2009 में एक कंपनी स्टार्ट की जो कि कॉर्पोरेट मर्चेंडाइज बनाती थी, डिजाइन डेवलपमेंट, बेसिकली B2B किया मैंने। और उसी दौरान हम एक बहुत ही बड़ी $1 बिलियन यूनिकॉर्न के साथ काम कर रहे थे। कौन सी? हम क्रेड के साथ कर रहे थे काम। तो इस दौरान मैंने नितिका को रीच आउट किया क्योंकि ये कोपेनहेगन में डिजाइन कर रही थी 5 साल, और इनका पोर्टफोलियो Behance पे देखा और बहुत ही पॉपुलर था। तो इस दौरान हमारी मीटिंग हुई और हमारी वर्किंग केमिस्ट्री बहुत ही पावरफुल थी, बिकॉज हमारे स्किल्स जो हैं बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और आपकी नितिका? मैं 2018 में ग्रेजुएट हुई एज एन इंडस्ट्रियल डिजाइनर पुणे से, और आफ्टर दैट आई हैव स्पेंट मैक्सिमम ऑफ माय वर्किंग करियर इन कोपेनहेगन, डेनमार्क, जहाँ पे मैं बहुत बड़े डिज़ाइन स्टूडियोज जैसे नॉर्मन कोपेनहेगन, एस्पेक्ट ऑफिस और सेबेस्टियन होमबैक डिज़ाइन स्टूडियोज के साथ काम करती थी, जो आइकिया, Bang & Olufsen के साथ काम करते थे। और जो मेरा पहला कलेक्शन लॉन्च हुआ वो 3 दिनों में सोल्ड आउट था, और उससे 1.5 लाख से भी ज़्यादा पीसेस। किस चीज का कलेक्शन? It was a portable lamp and it was the first portable lamp ever. किस ब्रांड के लिए बनाया था आपने? नॉर्मन कोपेनहेगन। वो जब हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ा वैलिडेशन था, बिकॉज द स्टूडियो इज ऑलमोस्ट 30 years old और मैं उनकी पहली इंडियन डिजाइनर थी। मैं जहाँ भी जाती हूँ अभी भी कोपेनहेगन में, आई सी माई लैम्प्स इन विंडो पेन्स एंड That must be a nice feeling. एंड इट्स सरियल। मुझे लगा यार मुझे यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, ना रॉयल्टी मिलती है, मेरे नाम भी नहीं आता। वो हेड ऑफ डिजाइन का हमेशा नाम रखते थे। सो आई वाज लाइक ओके, आई थिंक इट्स टाइम दैट आई माइट एज वेल गो होम and do this for my own country and do it for myself as well, that where I get recognized with this. क्या स्ट्रक्चर है जो आपकी करंट कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड का? तो हमारी इक्विटी होल्डिंग है 55% मेरे पास है, नितिका के पास 11% है। और हमारे पास ESOP और हमारे अर्ली एम्प्लॉयज़ के पास 6% है। 11% इक्विटी हमने दी थी मेरे एक्स पार्टनर को, क्योंकि हमने वहाँ पर इंक्यूबेट किया और उन्हें पैसे डाले तो वो दिया, और हमने 17% एंजल्स और फैमिली फ्रेंड से हमने राउंड रेज किया। ओके। टोटल कैपिटल रेज कितना हुआ आपका अभी तक, 3 करोड़ जो आपने इन्वेस्टर्स से रेज किया है? जी हाँ। ये मेरे लिए। This जी is हाँ। for you, Geeta. Thank you. थैंक यू। Thank you. So me? Nice. It's a keyboard palm rest. Oh, Yes. thank you. And this Thank is you. What is this? this is a bento jot, which is Okay. our stationery collection. Okay, thank you. It looks expensive. या आपने बेंटो जॉट लिखा और इनको ही बेंटो बॉक्स कहा। Isn't that something you eat Japanese food in? जो बेंटो बॉक्स होता है जिसमें हम खाना खाते हैं, हाँ जी। और ये एक जापानीज कल्चर से इंस्पायर्ड होता है, तो हमें लगा कि क्यों ना हम इसे स्टेशनरी से ये कर दें। Guys, this packaging और Is ये जो incredible. product quality, this Oh, is lovely. wood. It's This is black oak. fantastic and this is exactly what I wanted. So thank you. हमें एक प्रीमियमाइजेशन का फील दे रहे हैं स्टेशनरी के अंदर। सारे हमने खुद डिजाइन किए हैं और Lovely हमारी designs. खुद के, थैंक यू, और खुद के सारी डिटेल्स हैं। पेपर फॉर एग्जांपल हम मंकन पेपर यूज करते हैं, वर्ल्ड का सबसे सस्टेनेबल पेपर जो स्वीडन से आता है। और ये डायरी का खास बात है, ये फ्लैट ले ओपन है।
ये पेन है? जी हाँ, लिखने में भी थोड़ा हिचक हो रही है। आप बिल्कुल नहीं। Actually, it's inspired by a pencil. I love clean aesthetics. ये बहुत cool लग रहा है. थैंक यू। Even how you've designed the paper clips. Yes. नो आपका लोगो है। जितनी तारीफ करोगे उतनी वैल्यूएशन बढ़ेगी। मुझे लग रहा है शायद कंपनी माइट बी मोर अफोर्डेबल देन द प्रोडक्ट। Pricing. I think सब वेट कर रहे हैं। सीट बेल्ट लगा के Okay. हम तैयार हैं सुनने के लिए, बता दीजिए। ये कितने का? ये लैपटॉप स्लीव 3400 रुपीज। Not bad. नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। Bento box. बेंटो बॉक्स है 11,000 रुपीज का। और ये किताब है और ये पेन. डायरी है 1500 रुपीज की और पेन है 3500 रुपीज का। ये कितने का? ये 2499। और ये 4500। नो दिस इज नॉट बैड। Config 1 कितने का है और Config 2? कॉन्फिग 1 15,000 रुपए का है और कॉन्फिग 2 17,000 रुपए का है। ये इंडियन प्राइसिंग है या यही प्राइस पे आप बाहर भी बेचते हैं? हैरिड्स में यही प्रोडक्ट 40,000 रुपए का बिकता है। 40,000 रुपीज। हैरिड्स को हम मार्क डाउन करके देते हैं, वो 60% मार्जिन लेते हैं, लेकिन वो आउटराइट बाय करते हैं हमसे प्रोडक्ट और हम कमीशन नहीं लेते। क्या सेल है हैरिड्स में? हैरिड्स हमें हर 3-4 महीने में अराउंड 5 से 10 लाख का पीओ परचेज ऑर्डर देते हैं। ओके, नॉट बैड। इट कैन बी मच बेटर। Harrods is a profitable channel for you. नॉट रियली, Why? बिकॉज हैरिड्स को छोटी शिपमेंट भेजने के लिए जो शिपिंग कॉस्ट लगती है वो हमारे मार्जिन स्टोरी रोड कर देती तो है। आपका बनता कहाँ है माल? माल इंडिया में और चाइना में भी बनता है। अच्छा अपना वो बता दो यार, रेवेन्यू वगैरह। 2022 में हमने सेल स्टार्ट की थी, तो पहले साल में हमने 1.3 करोड़ किए। सेकेंड ईयर में हम 2023 में हमने किए 2.7 करोड़ और इस साल हम फिनिश करेंगे अबव बिटवीन 5.5-6 करोड़ के बीच में हम फिनिश करेंगे। इस साल अभी तक कितना हुआ है? अभी हमारा 1.5 करोड़ हुआ है। लेकिन अभी तो 5 महीने बच गए, अब 4 करोड़ कैसे करोगे? हमारा जो ग्रोथ है या जो हमारी आगे जो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ है वो लास्ट क्वार्टर में होती है। तो इंडिया में कितना बिक रहा है वो भी बता दो। इस साल इंडिया में हमारा 70% होगा और एक्सपोर्ट्स हम 30% करेंगे। पिछले साल हमने एक्सपोर्ट 60% किया था और इंडिया में 40% था। ये इतना चेंज क्यों हो रहा है? इस साल हम बहुत ही कंजर्वेटिव रहे हैं अपने मार्जिन स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमने जितना भी सामान डिप्लॉय किया, इन्वेंट्री डिप्लॉय किया, वो इंडिया में डिप्लॉय किया। इसमें ग्रॉस मार्जिन कितना था? 40%। दिस इज लो। बर्न कितना है हमारा पिछले 3 साल में बाई ईयर? तो 22-23 में हमारा 50 लाख बर्न था और 23-24 में हमारा 1.4 करोड़ बर्न था ओके। और इस साल हमारा बर्न अभी तक रहा है 50 लाख, सो अराउंड 2.5 करोड़ रुपया बर्न है हमारा। थोड़ा चैनल स्प्लिट बता देंगे सेल्स का। B2B कितना है, B2C कितना है, ऑनलाइन कितना है, ऑफलाइन कितना है? जी हमारा जो इस महीने 60% जो सेल रहा है वो रहा है B2B चैनल में, बाकी 40% रहा है 10-15% मार्केट प्लेस रिटेलर से और बाकी 20% रहा है हमारे खुद के वेबसाइट से। हैरिड्स को B2B में गिनते हो कि B2C में गिनते हो? हैरिस को हम चैनल रिटेलर्स में गिनते हैं। वो आपका खाली 15% है, राइट? करेक्ट। Yes. तो B2B is pure corporate gifting. Yes. Oh my god. The numbers are little bit here and there from a channel split point of view because our size is small, our inventory deployment is very little. आपका सप्लायर्स के साथ MOQ इशू है क्या? हमारे पास सप्लायर्स के साथ MOQ इशू है, तो इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने के 60 डेज पहले हमें एडवांसेस देने पड़ते हैं। और MOQ कितना है? अराउंड 1000 पर पीस। जो आपका रेवेन्यू तो यहीं पे ब्लॉक हो जाता होगा। बिल्कुल, तो कितना इन्वेंट्री है आपके पास अभी? 2.7 करोड़ का वो एट सेल वैल्यू। हाँ, एक पर साल की। 2.7 करोड़ इन्वेंट्री है। 60 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है, उसके लिए अकाउंट्स पेबल क्योंकि एडवांस में देना पड़ता है। Yeah. तो अकाउंट्स पेबल आपका -60 डेज है। मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल तो बहुत ना, जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं एक मेट्रिक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। Absolutely. तो वो ROC तो मतलब कभी भी नहीं बनेगा, इवन एट लाइक 80% ग्रॉस मार्जिन नहीं बनेगा। उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। वन, वी फोकस ऑन बिल्डिंग वॉल्यूम और सेकंड इज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट लाइंस। नहीं, नहीं, न्यू नहीं, प्रोडक्ट लाइंस में तो that's वर्किंग death. कैपिटल That is वर्स हो death. जाएगा। पीयूष कैश खत्म हो गया ना? जी हाँ, सो कितना कैश इन रह द बैंक है हमारे पास, Beyond 22 लाख रुपए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। पर वो आपने डाले होंगे जेब से। करेक्ट। और डेट लिया है कुछ अभी? हम दोनों का डेट है कितना है? बिजनेस में अबाउट 1.2 करोड़। नितिका, पीयूष, बिजनेस की हालत तो टाइट है बॉस। यू आर रनिंग हैंड टू माउथ फॉर नाउ। तो थोड़ा कहीं बिजनेस में डर लग रहा है। मतलब आई वांट टू इन्वेस्ट बट हेल्प मी कम टू द अदर साइड। देखिए ओवरऑल अगले 6 महीने में हमारा जो फोकस है अपने जो नए प्रोडक्ट हैं उसको पुश करने का है। तो हम जितना भी हमने रेवेन्यू किया है वो हमने एक कलेक्शन से किया है,
और एक प्रीमियम ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपको भी पता है फ्रॉम अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फ्रॉम बहुत पैसा लगता है, no सप्लाई doubt. चेन के लिए बहुत। तो हम एक्चुअली क्या हमने मिस्टेक किया कि हमने बहुत कम पैसा रेज किया। पर आप फिर से वही फिर से प्रॉब्लम वही नहीं कर कर रहे। 50 लाख रुपए रेस करने आए हो जब आप ऑलमोस्ट माइनस में चल रहे हो। हमने ओवरऑल 8.5 करोड़ रुपया रेज करना है और उसके लिए हम 50 लाख उसमें कमिटमेंट्स आ गई, बाकी 8 उसमें करोड़ की कॉन्वर्सेशंस चल रही है हमारी, कोई कमिटमेंट्स नहीं है। Why didn't you come and ask for 2 crores? वी आर ओपन टू दैट। आप देते नहीं। देना नहीं देना वो अलग बात है। अगर ये समझ में आ गया कि इनके पास पैसे नहीं है तो 50 लाख भी कोई मतलब बहका हुआ ही देगा यहाँ पर। So we have conversations अभी that are happening. I know you don't want to hear that again, but launching new products is actually a really powerful thing for us because हमारे पास कस्टमर अच्छा रिपीट रेट है, हमारे कस्टमर्स के साथ जो हमने ब्रांड बनाया है उसमें एंगेजमेंट है। पीयूष, आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च 30 से 40 लाख रुपए, इससे ज्यादा प्रोडक्ट आप कर ही नहीं सकते। गड्ढा में आप हो, अब वो आप हर लॉन्च से वो गड्ढा डीपर होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ 50 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, हमारा जो रेंज कलेक्शन है वो यही रहेगा। सेम प्रोडक्ट ग्रोथ जो आई एम प्रीटी श्योर आपकी नहीं आ रही है क्योंकि आपको नए प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंस बढ़ाती जानी पड़ रही है, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे पुराने प्रोडक्ट्स के। इंटरनेशनल रिटेलर्स ने इस साल कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किया है ऑलमोस्ट। जी हाँ। तो उसका यही मतलब है कि सेल थ्रू नहीं है। द रिटेलर्स हैरड्स ने 6 महीने में ऑर्डर नहीं डाली, मतलब उनके पास कॉन्फिग पड़े हुए हैं, मतलब उनके लिए ये सस्टेनेबल ब्रांड है ही नहीं क्योंकि योर फ्रीक्वेंसी शुड बी वंस अ मंथ एट बेस्ट। अच्छा नितिका, मुझे लगता है इस कंपनी की सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो आप हो। What is excellent about this business are the products and the design. On the business side, पीयूष unchallenged business बना रहे हैं और उस वजह से इस business में बहुत फैलाव हो गया है। Why didn't you restrain him? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये मैं बहुत ही यंग थी जब ये बिजनेस चालू हुआ है। एंड आई थिंक ना मेरे घर पे कोई फैमिली बिजनेस से आता है, ना किसी ने मेरे घर पे कभी बिजनेस चलाया है। बट अ लॉट ऑफ बिजनेस जो मैं सीख रही हूँ वो पीयूष से ही सीख रही हूँ। ये भी हो जाता है कि देर आर नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं मुझे इंस्टेंटेनियसली, बट व्हेन इट कम्स टू डिजाइन, लाइक यू आस्क्ड मी, आर देयर फाइट्स? देयर आर फाइट्स ओनली व्हेन इट कम्स टू डिजाइन बिकॉज आई एम इक्वली गुड एट इट। मुझे जितना समझता है मैं उसमें हमेशा पीयूष को बोलती हूँ कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा या फिर ये अच्छा नहीं है। लाइक आई एम लर्निंग डे बाय डे। अब मुझे वो आने लगा है, मैं ज्यादा पढ़ रही हूँ। नितिका, आपको क्या लगता है व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद द बिजनेस? I think we're trying to do too many things at the same time. वो तो साफ नजर आ गया, लेकिन उससे क्या हो रहा है? I think focus नहीं है हम लोग। आपको पीएमएफ नहीं मिल रहा है और जब पीएमएफ नहीं मिलता है ना, आदमी की फर्स्ट टेम्पटेशन, मैंने बहुत स्टार्टअप्स देखी है, एवरी टाइम आई हियर दिस कि हम ये नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इससे सब फिक्स हो जाए, सिल्वर बुलेट, राइट? बट आपको ये नहीं लगा कि वी स्टेप बैक एंड फोकस ऑन डिलीवरिंग अ ह्यूज हिट जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी बने और फिर उसको यूज करके इन द शैडो ऑफ दैट हम एक बिजनेस बनाएं, एक मार्केट ओवरसीज पकड़े और वहां पर सप्लाई करें? तो हमने आई थिंक जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो हम कॉन्फिग 1 काफ़ी बाहर ही बेच रहे थे और इंडिया में वो काफ़ी कम परसेंटेज था। बट आई थिंक नाउ दैट वी फील कि अब दिख रहा है हमें कि इंडिया में भी ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रिपीट रेट। तो इसलिए आई थिंक नाउ वी थिंक दैट वी शुड फोकस कम्प्लीटली ऑन इंडिया and try and sell what we have, and like you said, we'll try and make it our hero products and keep selling this only now. Okay guys, एक तो मिलके बहुत अच्छा लगा। आप मेरे को ठीक लोग लग रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट और ब्रांड बनाने के लिए। एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप बहुत क्लियर है कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट है, यू आर नॉट ट्राइंग टू ट्रेवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्राइसिंग लैडर। इशू ये है कि मुझे लगता है कि आपको अपनी प्राइसिंग और ऊपर लेके जानी चाहिए, जिससे कि जो ग्रोस मार्जिन है जो 40% पे 70, 80, 85% से नीचे आपको काम ही नहीं करना चाहिए। हमें तो 200, 300, 400, 500 करोड़ का बिजनेस बनाना है ना। अगर ये थोड़ी देर के लिए कम भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट धीरे 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 क्या होगा, यू विल फाइंड द कस्टमर और द कस्टमर विल फाइंड यू। आपका मार्जिन बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, मार्केटिंग के पैसे आएंगे, इन्वेंट्री के पैसे आएंगे, तो एक थोड़ी ऑरा बननी शुरू होगी ब्रांड के। अभी आप एक विशियस साइकिल में आ गए बिजनेस में। दूसरा, अपनी सिलेक्शन आप लिमिट करिए और फाइनली लिमिट करिए अपने चैनल्स। आपके करंट 3 साल के ऑपरेटिंग हिस्ट्री में ये सबसे प्रॉमिसिंग है, बाकी सारे बंद करो। फॉर दीज रीजंस टुडे आई एम आउट। थैंक यू। आपने एक बहुत बड़ी गलती की है
which is कि आपने फंडिंग रेज किया है। ग्रोथ के प्रेशर में लग्जरी ब्रांड बनाना मतलब आपको बहुत सारे पैसे बर्न करने पड़ेंगे, जो आप करने लगे। तो आई थिंक आपको अपनी कैप टेबल को बोलिए कि मैं लग्जरी ब्रांड बनाने जा रहा हूँ, यू विल बी प्राउड ऑफ मी। 10 साल बाद रिटर्न्स देख लेंगे, पर अभी इस ग्रोथ का प्रेशर में मत जाइए। हम सब विल ऑल बी रूटिंग फॉर यू कि आप वन ऑफ द फर्स्ट, जैसे सब्यसाची फॉर द वर्ल्ड है, ऐसे नू ऑल्सो शुड बी इंडिया से अ लग्जरी ब्रांड फॉर द वर्ल्ड, बट इट कैन ओनली बी बिल्ट पेशेंस के साथ। आई एम आउट फॉर नाउ। थैंक यू। आपने कहा एक साहसी सपना हमने देखा है, एंड आई एग्री, बहुत साहसी सपना है। आई डोंट इवन थिंक इंडिया इज रेडी एट दीज प्राइस पॉइंट्स। आप बनाकर भी नहीं बना पाओगे a very big market in the short term. So I think you need to rethink whether you focus on a separate market और आप B2B और B2C साथ में करें. But I'm out today. Good luck to you guys. Thank you. यार देखो, I think the name and design, everything is great. I think maybe the challenge in the business is the fact that आप B2B से आए हैं. But मुझे नहीं लगता कि ये ब्रांड बना है. अभी ये एक अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन है जिसको आप B2B मार्केट में बेच रहे हैं एंड यू हैव मैनेज्ड टू गेट अ डिस्प्ले इन हैरिट्स. तो अभी ब्रांड बनाने पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा. सेकंड, आई थिंक आप अपनी एनर्जी अगर राइट कैटेगरी में लगाओगे, योर रिजल्ट्स विल बी वेरी डिफरेंट. और अभी ब्रांड्स बन रहे हैं इंडिया में, मोको 12 बन रहा है, पर आप एक अलग लेवल पे टूमी लेवल ब्रांड बना सकते हो विद योर डिजाइन स्किल्स. तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो वी कैन टॉक. We are happy to get an offer. One of the options is आप मेरे से 3 करोड़ ले लो. Give you all your investors their money back. तो हमारे पास कैश नहीं होगा ना. नहीं, उसके बाद हम कैश की आगे बात करेंगे. That's a good starting point. We definitely are considering that offer strongly. Let me think about this offer. मैंने सोचा नहीं है इस ऑफर के बारे में ज़्यादा. Give me 5 minutes. यार नितिका, पीयूष, सॉलिड डिजाइन, ठीक है, आई लव डिजाइन्स. यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है? एक बाय चांस पासिंग स्टेटमेंट थी आपकी जब आपने बोला कि हमारी लड़ाई होती है डिजाइन पे. आपकी तो डिजाइन पे लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही तो आपका काम है, और जो आपका काम है वो ठीक से हो नहीं रहा भाई साहब. He is amazing on design, but unfortunately पीयूष, बिजनेस वाइज ना कहीं इश्यूज हैं. ये मोल्ड्स कौन ओन करता है इसके? हम ओन करते हैं. Company. I would like to give you an offer. Cap table थोड़ा चेंज करेंगे. मैं आपको 3 करोड़ देता हूँ for 50% of the business. And rest 50% जो होगा वो होगा 20% आपके पास पीयूष, 20% नितिका के पास, और 10% ESOP और इन्वेस्टर्स के पास. I'll do the same offer. 3 crore for 51% of the company, primary capital, no change in structure. इसने मेरा पूरा ऑफर ही कॉपी कर दिया. बट डोंट यू थिंक कि कैप टेबल थोड़ा चेंज होना चाहिए? I agree, चेंज होना चाहिए. आपको इक्विटी 50% डाइल्यूशन ठीक है या नहीं? हमें वो डिस्कस करना है. डेफिनेटली अमाउंट ऑफ मनी दैट इज नीडेड वो ठीक नहीं है. जस्ट फ्रॉम अ ग्रोथ कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप 50% लेंगे और वो पैसा हम बाद में और रेस करेंगे, हमारा डाइल्यूशन बहुत ही कम हो जाएगा उसमें. तो इतने छोटे स्टेक में अगर हम लंबी जर्नी देख रहे हैं 10%, दैट्स नॉट इनफ स्किन इन द गेम फॉर अस. Point. पहले you have to decide who you want to partner with. मेरे को कोई ऐसा वो नहीं लगा हुआ है कि मैं अभी 3 करोड़ लाऊं and I really need equity in this business. या तो why 51%? It is a controlling stake. मैं बहुत ही क्लियर कर रहा हूँ to help build that brand. 3 करोड़ में तो नहीं बनेगा, बहुत पैसा लगेगा आगे. ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए. Agreed. तो इफ यू थिंक कि मेरे आने से आपको फायदा होगा, देन डू दिस डील. अदरवाइज डोंट डू द डील. इट्स नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर मी. This is literally a controlling stake in your company, so I know it is not an easy decision. कंट्रोलिंग स्टेक उसे कहते हैं जब एक इन्वेस्टर एक कंपनी में 51% से ज्यादा ओनरशिप ले लेता है और कंपनी के स्ट्रेटेजिक मैटर्स, ऑपरेशनल मैटर्स, बोर्ड कंट्रोल भी साथ में ले लेता है. आप कंट्रोलिंग स्टेक बिल्कुल नहीं देना चाहते? नहीं. तो आपने पीयूष की ऑफर नो कर दी. Not at 51%, but we are very happy
to consider a original offer that Yeah, was I will not 20%. do this deal below 51%. Since you don't want to give a controlling stake, you want to run the company, I agree. आप लोग run करो. 2 crores, 30%. Okay, you have another offer. आप डिसाइड करके आइए. Okay. थैंक यू। Wow, this just got interesting. Yeah. क्या कर रहे हो यार? आपको तो पता ही है मैं क्या कर रहा हूँ. मेरे को समझाने की जरूरत नहीं वो है. तो मेरे को पता ही है. एक चीज का ध्यान दिया आप दोनों ने क्या? कि जो आप 3 करोड़ पे डालेंगे या उसमें से 1.25 करोड़ डेट भी है. I am okay to pay that over eventually. Controlling stake तो नहीं देंगे हम यार. That's too much. It's too much asking for too much है that controlling stake. तू निकल नहीं सकता था, मैं अच्छा वाला कर लेता अकेले. मैं निकल ही जाऊंगा, वो तेरा ऑफर लेंगे. मैं तो नहीं, but माइनॉरिटी पहले में क्यों तू करूंगा आया नहीं. फिर मेरी डील मैं 50 पे ट्राई कर लेता ना, तू घुसा क्यों? मेरे को माइनॉरिटी करना नहीं है इसमें. Welcome back, Team New. Thank you both for your offer. We really appreciate it. From a controlling stake point of view, हम नहीं दे पाएंगे. I understand and I respect it. You know, it doesn't leave us with any, you know, output in the end. No, there is a good outcome for you because you guys will make a lot of money. Because now my skin in the game is so high. In many ways, I have taken all the liabilities of the company. Yeah. सारा clean up मुझे करना पड़ेगा. आपको तो end में outcome मिल जाएगा बहुत बड़ा. With that same principle, हम founders नहीं होते, हम employees होते हैं. Oh, very nice. मेरा ये clarification है, आपने जो 3 करोड़ बोला 30% के लिए, 2 करोड़ बोला था 30% के लिए. 30% के लिए, ये करंट इन्वेस्टर्स को बाय आउट करने के लिए है कि ये डायरेक्ट इन्फ्यूजन एंड एवरीबॉडी इज डाइल्यूटिंग? देखो पूरा कैपिटल हिलेगा अभी, और 2 करोड़ 30% में अभी जो जाएगा वो प्राइमरी जाएगा. मेरा 30% होगा. So we feel the offer that we could have as a counter offer would be 5 crores for 20%. Too expensive, too expensive. What are you buying? Design talent. I don't want to give 5 crores for 20%. I think this is the best I could have done for you guys. तो ये डील आप उनकी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं. Okay, guys, so I think you're out of options. Thank you educating us about design. आप कुछ कहना चाहते हैं नितिका? No, I think we had also said that there should be, like, we should give, like you guys had said, there should be counter offers for both people. So do you want to also ask Piyush? I mean, would you reconsider that 51% controlling stake? How much lower? 30%? नहीं, I'm sorry. Can you increase the amount of money that you're giving? And I can give 5 crore for 51%. See, look, you have to understand, this business is going nowhere. आपके पास 1.25 करोड़ का डेट है इस बिजनेस में. अभी इस बिजनेस में डायरेक्शन नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है. तो वाई 3 करोड़ का 5 करोड़, इसका भी लॉजिक है. जैसे आपने कहा बिजनेस में पैसा लगेगा, अगर मैं 3 डालूंगा तो इवेंचुअली मुझे 5 डालना ही पड़ेगा. आई नो. तो आज कमिटी कर देता हूँ आपको कि चलो वो है, बिकॉज फ्यूचर में आपका भी बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करके कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज यू हैव टू विन इन द एंटायर स्कीम. आप नहीं रहेंगे तो ये बिजनेस खत्म है. हाँ. बट अभी आपने बोला 51% आप नहीं देना चाहते, अब आप देने को तैयार हो. जब मैं 30% पे आपको 2 करोड़ दे रहा हूँ, चलो मैं आपको वैल्यू बढ़ा देता हूँ 2 करोड़ से, ठीक है. अब आप बोल रहे हो 51% नहीं देना, अब आप बोल रहे हो 51% देने को तैयार हो. क्या हो रहा है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो इतना? आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, बहुत ज्यादा, तो देने को तो तैयार है हम 30% पे. कैप टेबल सेम रखो, आप अपने इन्वेस्टर से बात कर लेना. So we would like to consider Piyush's offer at 51% at 5 crore. And Nitika, if you want any job or want to do something else, let me know. Piyush के आने से totally change the perspective of thinking it, that he's not being an investor, he's being a partner with us. Now, when you look at that,
इट टोटली चेंजेस द एंटायर गेम, क्योंकि अब उस तरह से सोचने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो विच वाज व्हाट वाज आइडियल फॉर अस। फोटो ले लो यार। Congratulations, guys. It is my largest check ever. चलिए, थैंक यू। don't listen to the much. It's not a bad deal. Thank you. Trust me. All the best. Intense. Hello Piyush and Nitika. Hi. Hello. Welcome to the Pokerbazi Zone where you. you hold the cards. Poker and business में दोनों में पासा कभी भी पलट सकता है। पोकर में ना कम्युनिटी कार्ड्स खोलने के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है फ्लॉप, दूसरा फेज होता है टर्न एंड देन रिवर। जैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है हमारा इंट्रोडक्शन फेज, सेकंड फेज इज ग्रोथ फेज, थर्ड इज मैच्योरिटी फेज। अपनी इस जर्नी से आप कोई ऐसा यादगार किस्सा बताएं जो इनमें से किसी एक फेज का हो। आई थिंक हमारे लिए ग्रोथ फेज बहुत ही ज़्यादा एक मायने रखता है, बिकॉज हमने हैरिड्स को क्रैक किया एज अ रिटेल स्टोर। वो एक बहुत बड़ा वैलिडेशन था और हमने सेलिब्रेट भी किया। अगर ये हमारा हैंड होता खेलते वक्त तो ये फुल हाउस होता, व्हिच इज द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट विनिंग हैंड। या मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं वैसे आपकी Oh, स्ट्रेटजीज की wow. वजह से। थैंक यू। इट्स अ टिकट टू नेशनल पोकर सीरीज 2025 वर्थ ₹1 लाख। अगर आप भी स्किल्स एंड स्ट्रेटजी के बाजीगर हैं तो जाइए पोकरबाजी ऐप पर अपना विनिंग हैंड बनाइए। गो एंड डाउनलोड पोकरबाजी ऐप नाउ। Shark Tank India, co-presented by Acco Insurance, Pokerbazi and Swiggy Instamart, co-powered by Adani and Jaqua Bath and Light, and partners Raison Solar, ICICI Direct, Lenskart and Sophie. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम किरण है और मैं मुंबईकर हूँ। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो पिछले 50 सालों से आइसक्रीम्स बना रहे हैं। जब मैं विदेश में एक कंपनी में नौकरी कर रहा था तो वहाँ मेरा खून जम सा गया था। बस फिर क्या था, 2014 में मैंने पैकअप किया और आ गया मेरी फैमिली का हाथ बटाने। यहाँ आके मैंने कंज्यूमर्स की नीड और कंपटीशन को बारीकी से समझा और मेरे फैमिली बिजनेस को जो सिर्फ एक स्टोर पे था उसको 100 स्टोर्स तक एक्सपांड किया। उसी दौरान मैंने ये भी रियलाइज किया कि आज का जो कंज्यूमर है वो अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयर और एस्पिरेशनल भी है। तो फिर 2022 में मैंने लॉन्च किया GoZero। GoZero एक ऐसा ब्रांड है जहां आपको हर टाइप के आइसक्रीम और डेजर्ट्स मिलेंगे विद 0 शुगर एंड 0 गिल्ट। अब ब्रेकअप के बाद आइसक्रीम खाएंगे तो सिर्फ दिल टूटेगा, आपका डाइट नहीं। तो शार्क्स, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? आपके पास रखा गया है हमारा टॉप सेलिंग फ्लेवर, जो है बेल्जियन डार्क चॉकलेट। एंड अनुपम, क्योंकि आई थिंक आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आपके लिए हमने एक वीगन ऑप्शन भी दिया है। थैंक यू सर। तो आज हमारे पास 8 कैटेगरीज में 30 से भी ज्यादा फ्लेवर्स हैं और हमने इसे बनाया है हमारे प्रोप्राइटरी शुगर रिप्लेसमेंट ब्लेंड से, जिससे ये नॉर्मल आइसक्रीम से कंपेयर में ऑलमोस्ट 50% लेस कैलोरीज है। और शार्क्स, फन फैक्ट, आज ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम क्विक कॉमर्स और 2 साल के अंदर ही GoZero बन गया है इंडिया का नंबर 1 गिल्ट फ्री आइसक्रीम ब्रांड। वेल डन, मजा आया यार। थैंक यू, डिलीशियस। थैंक यू सर। सो आज से 30 साल बाद जब आपका पोता या आपकी पोती आपसे ये पूछेंगे कि इतनी कूल कंपनी में आपने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, तो क्या आपको गिल्ट नहीं होगा? आपके इसी गिल्ट से रिहा करने के लिए आज मेरा आस्क है 1 करोड़ for 1% equity. So sharks, अब से Zero is the real hero. 20 साल में एक ही इंसान का पोता होने वाला है यहाँ पे। हमें विनीता, इतने बड़े हो गए तेरे बच्चे। तुम्हारा। गुड आइसक्रीम यार, वैसे मैं खाता रहता हूँ आपके आइसक्रीम। Oh, thank you so much. It's really, really good. Yeah, that tastes like उसमें दूध है। Seriously, it's very milky. Yes. थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हाउ डिड यू स्टार्ट?
मैं बॉर्न ही हुआ हूँ एक आइसक्रीम फैमिली में। सो सिंस 1971 अप्सरा आइसक्रीम्स करके मेरा एक फैमिली बिजनेस रहे। वाओ। या और 2006 में मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2 साल मैंने विप्रो में काम किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2009 और 2011 वाला जो बैच था IIM लखनऊ से मैंने मेरा MBA किया। मैंने 2011 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ज्वाइन किया। मैं 3 साल सिंगापुर में रहा। तो 2014 आई केम बैक फ्रॉम सिंगापुर और मैंने अप्सरा आइसक्रीम मेरा फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। 2020 और 21 में ये भी देखा कि हमारा जो फैमिली बिजनेस है वहाँ पर भी जो शुगर फ्री आइसक्रीम्स है उसका सेल अब पिकअप होना शुरू किया है। तो अब जो कंज्यूमर्स है उसको ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा चीनी मेरे लिए ठीक नहीं है। सो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर एक नया ब्रांड बनाना है तो ऐसा कैटेगरी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा जो यहाँ से आगे के 5 साल या 10 साल में एक नया कंज्यूमर कोहॉर्ट बन रहा है जिससे ये बहुत ज़्यादा पिकअप करने लगा। होको करके एक ब्रांड आया है। हाँ, वो भी 1 साल पहले लॉन्च हुआ है। हैवमोर से बेच के उन्होंने होको खोला। जी। आपकी भी सिमिलर थोड़ी सी स्टोरी है जब अप्सरा के बाद आप यहाँ से So, निकल अप्सरा गए। बेचा नहीं है। द फैमिली बिजनेस इज स्टिल रनिंग। माय डैड, माय अंकल एंड माय ब्रदर, तो वो लोग उसको चला रहे हैं। और आपने ये अलग से एक अपना तो खोला। मैंने ये अलग से किया। और उसमें आपका शेयर है? नहीं, उसमें मेरा शेयर नहीं। ओके। थोड़ा किरण ये लैंडस्केप समझाएंगे, क्योंकि एकदम से बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं गिल्ट फ्री आइसक्रीम्स में। इस कैटेगरी में आने वाले हम प्रोबेबली द लास्ट आइसक्रीम ब्रांड है। That's right. हमारे पहले ऑलरेडी 4 से 5 ब्रांड आ चुके हैं। वो तो फुल फ्लेजेड गिल्ट फ्री कैटेगरी में एक ब्रांड लेके आए हैं। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड इनकम्बेंट ब्रांड्स हैं, नेचुरल्स, NIC, बास्किन, उन्होंने भी ये सारे फ्लेवर्स निकालने शुरू किए। बट मैं ये मानता हूँ कि किसी भी कैटेगरी में एक ब्रांड की जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी होगी उसी से वो आगे स्केल कर पाएगा। और इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल जो मैं मेरे फर्स्ट 8 इयर्स ऑफ आइसक्रीम जर्नी में देखा था वो था नेचुरल आइसक्रीम। तो उनका प्रोडक्ट और उनका जो ब्रांडिंग था वो इतना शार्प था और उनका नाम ही वो था नेचुरल्स। तो इट एग्जैक्टली। सो जैसे बहुत सारे आइसक्रीम ब्रांड्स अगर आप नाम सुनोगे और नाम बोलोगे आप ये नहीं कह पाओगे या कोई पिन पॉइंट नहीं कर पाओगे व्हाट इज दैट आइसक्रीम ब्रांड नोन फॉर। बट सारे जो ब्रांड्स है एक्सेप्ट फॉर द नेम, योर नेम इज बैंग ऑन, उसके अलावा वो सब ब्रांड्स वो ही स्टीविया, मॉल्टिटॉल, जो भी सब्स्टिट्यूट्स ऑफ शुगर है वो ऐड कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट में अपार्ट फ्रॉम द ब्रांड नेम क्या डिफरेंट है? विनीता, देयर आर 2-3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हियर। आज शुगर के सब्स्टिट्यूट में हमारे पास 8 से 10 टाइप्स के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है। सम ऑफ देम आर आर्टिफिशियल, सम ऑफ देम आर नेचुरल, सम ऑफ देम आर अ मिक्स ऑफ बोथ। इसमें आई थिंक जो हमारा USP है, वी आर प्रोबेबली द ओनली 100% जीरो शुगर ब्रांड। बट अगर मैं आज जो हमारे कंपटीशन है मैं उसकी बात करूं, सो दे आर नॉट 100% जीरो शुगर। सो वो लो शुगर क्लेम करते हैं। नॉट कंप्लीटली ट्रू। सबके पास नो शुगर रेंज है। नहीं, सो नो शुगर रेंज है, साथ में शुगर वाले भी है। तो आपका डिफरेंशिएटर ये है कि यू आर शार्पली फोकस्ड। यस। एंड आपकी आइडेंटिटी बहुत क्लियर है व्हाट यू स्टैंड फॉर। यस। कितना मार्केट शेयर होगा आपका इस कैटेगरी में? 30 to 40% मार्केट शेयर। व्हाट इज द साइज ऑफ द आइसक्रीम मार्केट इन इंडिया? 30,000 crores। अच्छा, उसमें से अनऑर्गेनाइज निकाल देते उसमें से ऑर्गेनाइज 65%। 65%। तो मान लेते हैं 20,000 करोड़। जी। 20,000 करोड़ में से इनकम्बेंट नेचुरल्स है, अमूल है, जो भी है, उनका क्या शेयर होगा? सो ऑलमोस्ट 95% इज इनकम्बेंट। सो जो ये न्यू एज ब्रांड्स दैट इज ओनली 1,000 करोड़। क्या बोल रहे हो? आई थिंक लेस देन 1,000 crores। 1,000 करोड़ की मार्केट में खेल रहे हो और इसमें से नो शुगर और व्हाटएवर यू कॉल इट द कैटेगरी कितना बड़ा है आज? तो मैं इसमें उन ब्रांड्स को भी कंसीडर करूंगा जिनके पास आज जीरो शुगर ऑप्शंस अवेलेबल है। बट ये जो आप मार्केट की बात कर रहे हो, ये 1,000 करोड़ का, इट मस्ट बी द सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इज दिस वन। इज दिस वन ना? सो अगर मैं ओवरऑल आइसक्रीम कैटेगरी की बात करूं तो वो 12 से 15% केगर पे ग्रो कर रहा है। लेकिन ये जो कैटेगरी है ये ग्रो कर रहा है 25 से 30% केगर पे। अब इसको मैं थोड़ी डिफरेंट एंगल से तोड़ता हूँ, ठीक है? एक ये हो गए जो अमूल और जो आप जिन ब्रांड्स का नाम ले रहे हो उसमें नो शुगर वाली जो आइसक्रीम आएगी, वेरिएंट्स आएंगे, वो कितने का आएगा और आपका कितने का आएगा? आइसक्रीम्स को जनरली जो हम मार्केट साइजिंग करते हैं उसमें 3 प्राइस पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। एक प्राइस पॉइंट है जो अगर मैं कप्स की बात करूँ 40 से 50 रुपए के नीचे वाले, उसमें आते हैं आपके अमूल, वाडीलाल, क्रीम बेल जो मास ब्रांड है। उसके बाद का एक सेगमेंट आता है जो 80 से 120 रुपए के रेंज में आता है।
जहाँ पे नेचुरल, बास्किन रॉबिन, गो ज़ीरो इस तरह के ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। और फिर एक आता है आपका 120 रुपये या 150 रुपये के ऊपर, जहाँ पे प्रीमियम ब्रांड जैसे कि हैगेंडास, लंडन डेयरी, वो सारे ब्रांड्स आते हैं। तो हम जिस प्राइस पॉइंट में ऑपरेट कर रहे हैं वो 80 से 120 रुपये वाला प्राइस पॉइंट है। जो लोअर फनल है उसकी मार्केट शेयर कितना है? So, वो ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर वहाँ पर है। और उसके ऊपर जो आप खेल रहे हो ऑलमोस्ट 30% है। एंड द लास्ट 10% इज द वेरी प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम। ग्लो शुगर में 300 करोड़ इज द मार्केट आपके प्राइस पॉइंट पे, जो करंटली है और जो करंटली 30% पे ग्रो कर रहा है। Can you tell us your revenues? सो हमने जुलाई 2022 में लॉन्च किया, तो उस साल हमारा नेट रेवेन्यू था 2.5 करोड़। 23-24 में हमारा रेवेन्यू था 11.1 करोड़ और इस फाइनेंशियल ईयर में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 33 करोड़ और अब crazy. तक हम 15.1 करोड़ कर चुके हैं। एंड लॉस? वी आर एट अराउंड -15% एबिटा लॉस। एक्चुअली ये खाने के बिजनेस में यही इश्यू होता है, हाँ। क्योंकि ग्रोस मार्जिन आपका होगा 40-45%, हमारा ग्रॉस मार्जिन आज की तारीख में 70%। फिर भी 15% लॉस। हाँ, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन द यूनिट इकोनॉमिक्स। ओके, सो जब हमारा जीएसटी और मार्जिन और डिस्काउंट्स हटा के एक नेट रेवेन्यू बनता है 100 रुपए का, उसके बाद में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम लोग फैक्ट्री से वेयर हाउस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाते हैं, वो निकालने के बाद जो हमारा ग्रॉस मार्जिन बनता है वो है 70%। वहाँ से लेके जो हमारा मिड माइल वाला ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग कॉस्ट है वो करीबन 20% जितना आता है। तो जो मेरा CM1 है वो 50% पे आता है। तो वो आपका ग्रॉस मार्जिन ही हो गया। तो जो हम हमारे MIS में उसको CM1 दिखाते हैं वो 50% है। वो 50% और उसके बाद जो हमारा मार्केटिंग और प्रोमोस पे जो स्पेंड होता है वो अराउंड 55% है। तो हम CM2 पे -5% पे है अभी। तो बेसिकली आपने मार्केट शेयर गेन किया है। आप कह रहे हो इट्स बिकॉज ऑफ योर शार्प पोजीशनिंग, बट दिख रहा है दैट इट इज बिकॉज ऑफ योर मार्केटिंग। लेकिन आप जितना बना रहे हो उससे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो टू एक्वायर कस्टमर्स। आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अगर कस्टमर अक्वायर करना है तो मुझे वहाँ पे करना पड़ता है मार्केटिंग और मुझे वहाँ पे देना पड़ता है ऑफर। तो मेरा टारगेट ऑडियंस इज नॉट समबडी हु इज जस्ट वांटिंग टू हैव अ शुगर फ्री आइसक्रीम। मैं उस कंज्यूमर को भी टारगेट कर रहा हूँ जिसको एक नॉर्मल इंडल्जेंट आइसक्रीम खानी है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लाइक द मैग्नम चॉकलेट बार which today is available for 99 rupees. तो मेरा जो मैडागास्कर बार है मैं उसको आपको दूंगा 99। तो you will be equally excited to try a new product. एक सेकंड, क्विक कॉमर्स की थोड़ी यूनिट इकोनॉमिक्स समझते हैं। ये समझने के लिए तो आप बोल रहे हो अबाउट 24 करोड़ 2 करोड़ पर मंथ आपका क्विक कॉमर्स पे होता है नेट रेवेन्यू। जी। तो मतलब सेल्स अबाउट 3 करोड़। So with GST we sell around 4.5 crores to 5 crores on quick commerce. 4.5 करोड़ का आपका रियलाइजेशन 2 करोड़ होता है। Yeah. क्यों? Because उसमें हम 18% GST निकालते हैं और जो 35% जो मार्जिन है वो भी निकालते हैं। ओह, तो ये जो नंबर्स बताया आपने 33 करोड़, That is post the 35% margin and commission which we give to quick commerce. अच्छा, दैट इज पोस्ट। Yes. Yeah. 4.5 करोड़ पे क्विक कॉमर्स पे आप कितना मार्केटिंग स्पेंड करते हैं? So we spend around 45%. और 4.5 करोड़ But that includes marketing as well as the consumer offers. मार्केटिंग कितना है? खाली डिस्काउंट हटा के मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग। सो जैसे हमने समर में किया था ऑलमोस्ट 30% और अब हमने स्केल डाउन करके अक्टूबर में हम सिर्फ स्पेंड कर रहे हैं 21%। Do you feel that you have out-marketed everyone on quick commerce? Today on quick commerce we have 70% market share. पर आप जाओगे कहाँ? 70% मार्केट शेयर के बाद इंसान जाता कहाँ है? 10 साल हो गए मुझे आज आइसक्रीम इंडस्ट्री में। जो मैंने ये देखा है कि कोई भी ब्रांड अपना जो पहला 100 से 150 करोड़ बनाता है वो किसी एक चैनल को पकड़ के बनाता है। तो अगर मैं नेचुरल्स की बात करूं, उन्होंने अपना फर्स्ट 100 करोड़ बनाया था सिर्फ पार्लर मॉडल से। उसके बाद एक ब्रांड आया था निक, उन्होंने अपना पहला 100 से 150 करोड़ बनाया था सिर्फ डार्क स्टोर मॉडल से। उन्होंने एक भी स्टोर नहीं डाला था। मैंने ये देखा है कि लास्ट 2 साल में जो एक चैनल निकल के आया है जो इस कैटेगरी के लिए बहुत सूटेड है वो है क्विक कॉमर्स। दैट्स ट्रू। नाउ टुडे अगर क्विक कॉमर्स पे द नंबर 2 सर्च कीवर्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म टुडे इज आइसक्रीम। द नंबर 1 सर्च कीवर्ड इज मिल्क अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। अक्रॉस। भाई साहब, रन रेट क्विक कॉमर्स का 3 से 5 बिलियन है। 25,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़ तक का रेंज, 45,000 करोड़। उसमें से सेकंड सर्च्ड इज आइसक्रीम। यस। और अगर गिल्ड फ्री सिर्फ 75 करोड़ का बिक रहा है जी, तो गिल्ड वाला कितना बिक रहा है भाई? 2023 में ये प्लेटफॉर्म्स कर रहे थे 5 से 8 करोड़ पर महीना। उसके बाद 24 में इन्होंने किया ऑलमोस्ट 35 to 40 करोड़ पर मंथ और नेक्स्ट ईयर ये लोग टारगेट ले रहे हैं ऑलमोस्ट 200 करोड़ पर मंथ इन आइसक्रीम।
राइट नाउ कितना बिक रहा है? राइट नाउ इज 75 to 100 crores per month per channel. तो आप बोल रहे हो 300 करोड़ रुपया महीने का होगा? जी. हाँ, ओके. You are saying इंडिया में 3600 करोड़ साल का आइसक्रीम क्विक कॉमर्स पे बिक रहा है. जी. And this is That's where I was getting. you have Now- well researched this data. No, this is, I mean, it is not my data. देखो वो कैटेगरी का बंदा है, वो कह रहा है कि मार्केट में इतनी आइसक्रीम बिक रही है. I want to believe कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो. As per your कैटेगरी आपका इतना होगा, क्योंकि अगर नहीं होता ना तो इतने इन्वेस्टर्स भी इसमें नहीं घुसते. बहुत इन्वेस्टर्स भी घुस रहे हैं, खरीद भी रहे हैं ब्रांड्स के एक्विजिशन भी हो रहे हैं. तो आई एम बिलीविंग कि आपका मार्केट शेयर, मार्केट कैटेगरी इतना हो सकता है. बट आपकी वैल्यूएशन, जो एक्चुअल रीजन है स्क्रीम करने का, आइसक्रीम वैल्यूएशन एट 100 करोड़. व्हाई? तो फंडिंग उठाई है ना इन्होंने, वैल्यूएशन भी बिठाया होगा. तो मेरा फर्स्ट राउंड जब मैंने रेस किया वो Jan 23 में एक सीड राउंड रेस किया था. वो मैंने रेस किया था 8.5 करोड़ एट अ प्री मनी ऑफ 25 करोड़. उस टाइम पे जो हमारा एनुअल रन रेट था वो 2.5 करोड़ का था. उसके बाद में Jan 24 में हमने उन्हीं इन्वेस्टर से एक फॉलो अप राउंड रेस किया. कौन इन्वेस्टर्स? सो वी हैव 3 कंज्यूमर VC फंड्स, DSG कंज्यूमर, सामा कैपिटल एंड V3 वेंचर्स. तो उन्हीं के साथ एक फॉलो अप राउंड रेस किया था Jan 24 में, which was 12 करोड़ एट अ प्री रेवेन्यू ऑफ 63 करोड़. उस टाइम पे हमारा 12 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा था. उस पे 5 का मल्टीपल के हिसाब से 63 का प्री रेवेन्यू आया. लेकिन उससे नेक्स्ट जो समर सीजन था, हमारा सेल हैज गॉन फ्रॉम अ मंथली रेवेन्यू ऑफ अराउंड 1 to 1.5 करोड़, और आज कंसिस्टेंट बेसिस पे हम 2.5 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर रहे हैं. बट किरण, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, आर दे ओके कि आप इतना पैसा खर्च के बाय कर रहे हो सेल्स, या आपको उन्होंने बोला है कि थोड़ा स्टॉप लगाओ? अगर इन्वेस्टर नहीं भी बोलेगा तो एज अ गुज्जू एंटरप्रेन्योर मैं भी फिजूल खर्ची में बिलीव नहीं करता. तो ये इसका पाथ क्या है? पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? हमारा ये जो आने वाला सीजन है उसी पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये साल हम लोग -5% CM2 पे क्लोज करेंगे और समर्स में हमारा +5% CM2 आ जाए. एंड EBITDA विल बी अराउंड -7 to -8%. अगले साल भी. मार्च 25 में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वो हमारा बी प्लान इज एट -5% CM2 एंड -15% EBITDA. उसके बाद जो हमारा 3 से 4 महीने का जो पीरियड है उसमें ऑलमोस्ट 40% हमारा रेवेन्यू हो जाना है. सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने का जो पीरियड है उसमें हमारा टारगेट है महीने का 5 to 6 करोड़ नेट रेवेन्यू करने का एट अ CM2 ऑफ +5% एंड EBITDA ऑफ 0. पर तो आपका वो क्या है, कहाँ जाके ये जाएगी कंपनी, कितनी बड़ी बनेगी? मेरा एक वो ड्रीम है that I want to fulfill that with Go Zero and this is the reason with which I've started. ड्रीम था क्या? इंडिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम कंपनी बनाने की. किरण, ऐसी कोई सवाल नहीं है जिसका आप जवाब नहीं दे सकते हो यहाँ पर, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट फाउंडर मार्केट फिट. फाउंडर मार्केट फिट. सो यू नो एवरीथिंग. मुझे ये डर लग रहा है कुछ ज्यादा ही आप स्मार्ट हो क्या? इन द सेंस कभी और किसको, मतलब इज देयर रूम फॉर एनीबडी एल्स? I mean, आपका कोई को-फाउंडर है? नहीं, मेरा कोई को-फाउंडर नहीं है. I don't feel a need for a co-founder, but I definitely feel the need for a mentor. At the end of the day, I need to back my ability as well. Perfect. So you need guidance. Correct. तो वो तो ऑलरेडी है ना आपके पास DSG, सामा और V3 में. The way I look at it is, consumer VC funds का एक modus operandi अपने हिसाब से सही होता है, but these are not founder operators. So जो guidance और जो जर्नी आप लोगों ने देखी है, जो स्केल पे आप अपने रिस्पेक्टिव बिजनेसेस को ले गए हैं, आई एम प्रिटी श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू टू बी डिराइव्ड देयर व्हिच अ कंज्यूमर VC फंड कैन नॉट गिव यू. चलिए मैं आपको गिल्ट फ्री ऑफर देती हूँ. व्हाट आई लव इज क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट बहुत अच्छी है. एक प्रॉब्लम है कि आप 75% मार्केट लीडर है इन अ मार्केट व्हिच इज वेरी स्मॉल. वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर आप काफ़ी शार्प हैं तो आप फिगर आउट कर लेंगे. तो मेरा ऑफर आपके लिए है 50 लाख फॉर 0.79% विच इज 63 करोड़ वैल्यूएशन एंड 50 लाख डेट एट 12% इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years. यार मेरा ऑफर तो आपकी आइसक्रीम की तरह पिघल गया इनके ऑफर के सामने. फिर भी अभी लिख लिया तो बनता है. So my offer was actually very different. I wanted 5% of the company for 2 crores. Right. तो lesser valuation than what you last got. और ये conditional है if you're doing another round of at least 10 crores. मुझे लग रहा है 1 करोड़ से कुछ नहीं होगा. You will run out of money in the next few months. That's why the condition. किरण, मैं नोटो का पहला इन्वेस्टर हूँ.
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ओवरलैप एरियाज हैं थोड़े, चाहे नोटो के फाउंडर के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अनकंफर्टेबल होगा अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा। टुडे आई एम आउट। थैंक यू सो मच कुणाल। मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक इंटेंस मार्केटिंग, रेवेन्यू बढ़ाना है, जीएमवी बढ़ाना है। लॉट ऑफ कंपनीज, 15 साल हो गए मुझे भी, हैव मेड दैट मिस्टेक। कई लोग रिवाइव कर पाते हैं, बहुत सी कंपनीज को मौका नहीं मिलता रिवाइव करने का, और अच्छी कंपनीज, अच्छे फाउंडर्स रिवाइव नहीं करवाते, बिकॉज जब आपके खर्चे बढ़ जाते हैं उस हिसाब से, और एक वो मैड रश होता है कि मेरे तो 70% मार्केट शेयर था, अब 50 कैसे हो गया, आई हैव टू पुश द मनी, राइट? एंड समवेयर आई फील आप उसमें हैं। फॉर दीज रीजन आई एम आउट राइट नाउ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स पीयूष। किरण, मुझे लगता है तेरे को प्रोडक्ट की जितनी नॉलेज है भाई हमें तो है नहीं, क्योंकि तू बचपन से यही बेच रहे हो। ब्रांड मुझे लगता है तुमने अच्छा बनाया है, गो जीरो, क्लियर, बहुत क्लियर ब्रांडिंग है कि बॉस मैं क्या करता हूँ। बट तेरे को आउटसाइडर पर्सपेक्टिव बीच में चाहिए, वो आई एग्री इन्वेस्टर्स नहीं दे पाते। फाउंडर इन्वेस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम these VC investors. I personally feel मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ उसमें, बट तेरी वैल्यूएशन देख के तो I screamed. So I'll give you 1 crore for 2%. अनुपम, विनीता, अमन, थैंक यू सो मच फॉर दी जेनरस ऑफर। अमन, आपके लिए काउंटर ऑफर है। कैन वी डू दिस एट 1.5%? जस्ट टू बैलेंस माई इक्वेशन विद द करंट कैप टेबल, जो मेरा प्रीवियस राउंड है उससे थोड़े से कम है। हाँ भाई, कर लो। उससे कम है ना? बस उतना ही चाहिए। तो मेरी आस्क है उससे थोड़ी सी कम है, बट 2 और 1.5 में कोई फर्क नहीं है। सो द हीरो इज हियर। डील पक्की। थैंक यू। कम ऑन मिस्टर जीरो, यू हैव योर हीरो। बस यही मिलने वाला है तुमको। सीक्रेटली मैं यही होप कर रहा था कि मुझे अमन से डील मिले, क्योंकि दूसरे स्टार्टअप्स को जैसे उन्होंने मेंटरिंग की है, और सबसे बड़ी बात आई थिंक मार्केटिंग और D2C को, इस स्पेस को उनसे बेटर कोई नहीं समझता। सो वाइल एवरी शार्क वाज एन इक्वली इंपॉर्टेंट पिच फॉर मी, बट आई थिंक मुझे अमन से चेक मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। कांग्रेचुलेशंस सर, कैसा रहा अंदर? It was a fantastic experience. I think dream come true moment for me, and very happy to get the offer from Aman. हाँ, आप अमन को ही चाहते थे, किसी और को चाहते थे? चाहता तो पांचों को ही था, but अगर उसमें से किसी एक को ही चुना था, I think glad that the marketing guru is with me. अरे यार, ब्रिलियंट, बहुत ही सही। पता है, आप शार्क्स को आइसक्रीम खिला रहे थे, वहाँ पे टेस्ट करवा रहे थे, और देख देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि यार मुझे भी खाना है। एंड मैंने तो तुरंत स्विगी इंस्टामार्ट खोला और अपने लिए मंगा ली, और देखिए 10 मिनट में आ भी गया। Wow. हाँ जी, क्या नोबल काम कर रहे हो आप। आइसक्रीम्स मेरी फेवरेट है। What is better than Go Zero ice cream? Getting Go Zero in 10 minutes from Instamart. वाओ, वेरी नाइस। मैं आपसे भी पैसे लूंगा, पता है, आप मेरे से अपनी ऐड करा रहे हो। हमारे ना पेरेंट्स हमें बहुत सुनाते थे कि आइसक्रीम मत खाओ। आपके तो घर में बिजनेस ही आइसक्रीम का था, तो घर वाले कुछ नहीं कहते थे? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब वही मेरा आइसक्रीम रहता है। इनके पास तो बहाना भी है ना कि मैं तो पापा आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट ही कर रहा हूँ आइसक्रीम खरीद के। दोस्तों, मैं तो ये खाने ही वाला हूँ, आप भी वेट मत करिए, अभी जाइए स्विगी इंस्टामार्ट पे, ऑर्डर करिए इनके प्रोडक्ट्स जो कि अवेलेबल है, और 10 मिनट में आ जाएंगे। बिल्कुल, ऑर्डर नाउ। अगर आप में है हम शार्क्स जैसा नजरिया, तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। सलाम शार्क्स। जब सामने हो सफेद चादर से लिपटी हुई बर्फीली वादियां, आपके हाथ में हो केसर से महकता ताजगी से भरा कहवा, हो गया ना कश्मीर की जन्नत का एहसास। पर यही बर्फ की सफेद परत पिघल रही है और हमारी जन्नत बर्बाद हो रही है। साल के कुछ महीनों में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर होता है। It is becoming such a big problem that we had to find a solution for it. हमारे शहरों में जितनी भी गाड़ियां चलती है, उनमें से ज़्यादातर 5 किलोमीटर से कम का फासला तय करती है। यानी ये फासला तो हमारी ई बाइक्स भी तय कर सकती है, और इसमें हमें लगी ज़रूरत भी और अपॉर्चुनिटी भी कश्मीर को एक ग्रीन सोल्यूशन देने की, और शुरुआत होती है कर्व इलेक्ट्रिक की।
हाय शार्क्स, मेरा नाम है जुबैर भट्ट और मैं हूं शेख यामीन। हम दोनों आए हैं श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से। कर्व इलेक्ट्रिक ने जम्मू कश्मीर का पहला पब्लिक ई बाइक शेयरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। कर्व इलेक्ट्रिक को हमने 2023 में शुरू किया था और हमने केवल 1.5 साल में 145 मेट्रिक टन से भी ज्यादा कार्बन इमिशंस को रोकने में सफलता हासिल की है। यानी हमने 7,200 पेड़ लगाने के बराबर का इम्पैक्ट क्रिएट किया है। श्रीनगर और गांदरबल में कामयाब पायलट करने के बाद अब हमारा विजन है कि शिमला, देहरादून, मनाली जैसे और 10 हिमालयन शहर और कश्मीर यूनिवर्सिटी और NIT श्रीनगर जैसे 20 और कैंपसेस में अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करें और उनको ग्रीन बनाएं। इसके लिए आज हमारी आपसे आस्क है 50 लाख रुपीस इन एक्सचेंज फॉर 5% इक्विटी। शार्क्स, एक ही तो जन्नत बची है, उसको जन्नत ही रहने दे। लवली। जुबैर और यामीन, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। थोड़ा बताइए कैसे ये जर्नी शुरू हुई है, अपने बारे में बताइए, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम बचपन के दोस्त हैं, नेबर्स थे, हम पले बड़े एक साथ हैं। मैंने MBA फाइनेंस में किया है, इसने अपना MBA मेरे 2 साल के बाद कंप्लीट किया। आप लोगों को कैसे आया ये स्टार्टअप करने का जुनून? अगर आपको याद हो 2022 में कोविड लॉकडाउन उठ गया था तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, तो कश्मीर में उस साल रिकॉर्ड इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट हुआ, लेकिन हमारे शहर उतने ज़्यादा ट्रैफिक को पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर पाया। श्रीनगर को हम कहीं ना कहीं जन्नत बेनज़ीर कहते हैं, विच मीन्स पैराडाइज। टूरिज़्म हमेशा एक बूमिंग इंडस्ट्री रही है और रिसेंटली जो कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है बिटवीन कश्मीर एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और कोविड लॉकडाउन के बाद तो इट हैज़ मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स। 2022 से हमने देखा कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कंटिन्यू गिरता जा रहा है, विच इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि हम ओवर टूरिज्म की ओर जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन के काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं, उसमें से एक रीज़न ये भी है कि जो स्मॉग डेवलप होती है खास करके कश्मीर वैली में ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, खास करके इन द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं इन टर्म्स ऑफ द एयर क्वालिटी, वो बहुत डिटीरियोरेट होती है। लोग जो है चारकोल के लिए लकड़ियाँ जलाना शुरू कर देते हैं। देन देयर आर एमिशंस फ्रॉम व्हीकल, देन देयर आर एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एज वेल। तो ये सब मिलाकर इट क्रिएट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। हम जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा ब्लू स्काई हुआ करती थी, लिटरली श्रीनगर में बैठ के आप देख सकते थे कि वो इज कश्मीर कॉल्ड अ वैली। सडनली वन डे हम 3-4 दोस्त बैठे एंड वी वर जस्ट हैविंग अ कप ऑफ कॉफी एंड वी सडनली रियलाइज यार वो सब तो अब चला गया है। अभी तो पहाड़ दिखते नहीं, अभी तो यू कांट सी बियॉन्ड अ किलोमीटर और सो। अब जो है इट इज बिकमिंग रियली अनईजी टू ब्रीथ। तब हमने पहली बार AQI नाम सुना और AQI के बारे में थोड़ा देखा कि हमारा AQI कितना है, एंड इट वाज वर्स। फिर रिसर्च में हमें पता चला कि 2016 में हम 10th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थे इन द वर्ल्ड, एंड उस शॉक ने कहीं ना कहीं एक डीप इम्पैक्ट हम पे डाला, बिकॉज दिस हैज ऑलवेज बीन आवर होम। जब आपके घर पे बात हो, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बाहर से आके इसको ठीक करेगा। तो वी टुक द ओनस ऑन आवरसेल्व्स and we thought let's do something to let our paradise be a paradise. तो ये 4 दोस्त जो जुड़े आपने बैठे, वो बाकी दोनों कहाँ गए? वो बाकी 2 हमारे साथ अभी टीम टीम में। उनके पास इक्विटी है? जी नहीं। So, सिर्फ आपके पास जी, इक्विटी जी। है? कितनी? 50-50 है? यामीन के पास 57% है अच्छा। और मेरे पास 33% है। अच्छा, इसलिए वो ज्यादा बोलता है। जी। और जो हमारे 2 इंक्यूबेटर्स है, GIF NIT से, अच्छा वो भी है, और अल्थिसार इम्पैक्ट, उनके पास 4% है। अच्छा। और जो रिसेंट फंड रेस हुआ है उनके पास 6% है, VCs और एंजल्स के पास। अक्टूबर में जो हमारा प्री सीड राउंड हुआ, अच्छा। 50 लाख रुपीस एट 8.5 CR पोस्ट मनी वैल्यूएशन। ये कहाँ से करवाया आपने? ये इसमें एक तो अर्ली स्टेज VC फंड एक है और बहुत एंजल्स हैं। थोड़ा समझा दो यार कि क्या है कर्व इलेक्ट्रिक। तो कर्व इलेक्ट्रिक इज अ पब्लिक ई बाइक शेयरिंग प्लेटफॉर्म। श्रीनगर शहर में हमारे 11 डॉकिंग स्टेशन हैं, जो नॉर्मल बाइक शेयरिंग में आपको दिखती है उससे थोड़ा डिफरेंट है। यूजुअली क्या होता है कि फ्रंट एंड जो है वो कम्प्लीटली आपका ऑटोमेटिक होता है, आप जाते हैं बारकोड से स्कैन करके बाइक अनलॉक करते हैं, डिपॉजिट देते हैं। लेकिन हमने बैक एंड को पूरा टेक ड्रिवन किया है, बट जो फ्रंट एंड है वो कम्प्लीटली मैनुअल है। तो हमारी जितनी भी डॉकिंग स्टेशन है सभी मैन्ड है।
उन पे हमारे डॉकिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो जब भी कोई जैसे कि पीयूष आप श्रीनगर आए और आपको हमारी ई बाइक यूज़ करनी है, आपको हमारे किसी भी डॉकिंग स्टेशन पर जाना है, वहाँ पर अपना आईडी प्रूफ और फ़ोन नंबर देना है। आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा और आप हमारे डेटाबेस में रजिस्टर होंगे। उसके बाद आप वहाँ से कोई भी ई बाइक उठा सकते हैं, अपनी राइड करके किसी भी हमारे डॉकिंग स्टेशन पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको पे करना है। ना आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, ना ही आपको ऐप डाउनलोड करनी है, ना ही आपको कोई प्री पे करना है। वेरी गुड। आपने इनिशियल जो फ्रिक्शन होता है ऐप डाउनलोड का और समझने का वो हटा दिया है सिस्टम से। जो वहाँ पर हमारा डॉकिंग एग्जीक्यूटिव है वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करता है और वो फिजिकल वेरिफिकेशन करता है कि जो आईडी आ रही है और जो फोटो है वो सेम है या नहीं। फिर वो बाद में पैसे दे ना दे। हमारी सभी ई बाइक जो है जीपीएस एनेबल्ड है। एट ऑल टाइम्स वी हैव अवेयरनेस कि हमारी बाइक्स कहाँ हैं। वो ठीक है, मैं रास्ते में मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है जी, यहाँ से निकला, यहाँ जाने के बजाय वो वहाँ निकला, वहाँ बाइक रख के निकल लिया। सबसे पहले हमने जियो फेंस रखी है, तो जब भी श्रीनगर की जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर चला जाता है तो वी गेट एन अलर्ट। आप उनका आईडी रखते भी नहीं है? आईडी की बस फोटो रखते, क्योंकि अगर आप आईडी कार्ड ले लेते हैं तो वो आपको फिर बाइक उसी डॉक पे करनी है वापस। पर आप कैश डिपॉजिट ले सकते हैं। पर हम नहीं चाहते, हम सिक्योरिटी डिपॉजिट ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारा अपने सिस्टम पे इतना भरोसा है एंड 2 साल हो गए अभी तक वी हैव जीरो थेफ्ट, जीरो वैंडलिज्म। और इसमें एक और वजह ये भी है कि जो हमारे डॉकिंग एग्जीक्यूटिव्स की प्रेजेंस हमारे थ्रू आउट डॉकिंग स्टेशन पे रहती है, तो वो एक इम्पैक्ट लोगों के दिमाग में रखती है कि वो कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो हमारे डॉकिंग स्टेशंस की डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर के दायरे में रहती है। कितने डॉकिंग स्टेशन हैं आपके पास? हमारे श्रीनगर में 11 डॉकिंग स्टेशन है और गांधरबल में 4 डॉकिंग स्टेशन। लेकिन डॉकिंग तो जनरली जब तक रखते हैं जब आपको चार्जिंग की जरूरत हो एंड यू डोंट हैव मैन पावर। So why do you need to dock it in a specific point just for charging? No, it's not docking. It's just a parking point, right? तो चार्ज होके बैटरी आके रिप्लेस कर देते हैं। हमारे सभी डॉकिंग स्टेशंस पर एक बैटरी का चार्जिंग पॉइंट है, लेकिन हम वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमने श्रीनगर के बीच में एक सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस ले रखा है। वहाँ पर हमने टेम्परेचर कंट्रोल रखा है, वहाँ पर हमने वोल्टेज का कंट्रोल है, तो वहाँ पर हमने पूरा सिस्टम ऐसा बनाया है जिससे बैटरी की लाइफ इंक्रीज होगी। एंड वी हैव एडिशनल बैटरी पैक्स, so we have 1.5x बैटरी। What I like is कि आपने ना बिल्कुल कंज्यूमर बैकवर्ड जाके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले हैं वर्सेस एक कुकी कटर जो कहते हैं ना कॉपी पेस्ट, and then customized and altered the global model to suit the need of the market, which is very good. This is the right way to build the business. You have not used any model only, मतलब आपने जो करा अपने इंट्यूशन से ही किया, मतलब इतना आपने स्टडी किया था क्या ग्लोबल मॉडल्स? जी, उसमें एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हमें मिला, एक रिसर्च पेपर से वो मिला, आइडियल रेशो of bikes to people who can ride the bikes, it should be in the range of 1:200। तो आप कह सकते हैं कि अब जो है मेरा सैचुरेशन हो गया है, तो उस हिसाब से we need at least 2000 bikes in श्रीनगर सिटी, ताकि हम श्रीनगर सिटी का पूरा डिमांड कैटर कर सकें। सैचुरेशन हो गया मतलब? आपका नहीं हुआ है, 2000 पे होगा। 2000 पे होगा। अभी कितनी आपके पास फ्लीट साइज जो अभी हमारा है वो 150 का है, 150 बाइक्स। आपने कितनी टोटल राइड्स कराई हैं अभी तक? अभी तक हमारी 55,000 एंड 55,000 राइड्स में एक भी जगह साइकिल अबैंडन नहीं मिली आपको? नो, 2 बार थेफ्ट हुआ और दोनों बार हमने विद इन 2 आवर्स रिकवर कर ली। और डैमेजेस वैंडलिज्म इज जीरो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत फेलियर्स हुए हैं और बहुत इन्वेस्टमेंट गई है, इंक्लूडिंग चाइना, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीड। आपको क्या लगा कि आप क्यों नहीं फेल होंगे जब लाइन आफ्टर लाइन पीपल है फेल्ड ओनली बिकॉज एसेट जब यूजर ओन नहीं करता है उसका मिसयूज होना शुरू हो जाता है? एज यू सेड, आई थिंक हार्डली कोई नाम ऐसा है, चाहे पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग में हो या ई बाइक शेयरिंग में हो, जो सक्सेसफुल हुआ। और हमने वो सब स्टडी किया, क्योंकि अब हमें लगा कि उनकी गलतियों से सीखते हैं। पहली चीज जो हमने नोटिस की वो ये की कि पीपल आर नॉट जेंटल व्हेन इट कम्स टू रेंटल्स। दिस इज द ट्रूथ इन इंडिया। पीपल आर नॉट जेंटल व्हेन इट कम्स टू रेंटल्स। वेरी गुड। ठीक है, तो वी अर्ज पीपल प्लीज बी जेंटल बिकॉज इट्स रेंटल। सॉरी पीयूष, आई नो आप टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े फेवर में हैं, लेकिन अननेसेसरी कहीं पे टेक्नोलॉजी घुसाना वो भी doesn't make sense. If this can happen, I believe in assistant commerce. मैं तो बिल्कुल फेवर में हूँ कि आप वहाँ पे इंसान को खड़ा करिए। हम भी इनको यही एडवाइस देते हैं कि सब जगह टेक्नोलॉजी मत घुसाओ, शायद आपकी बात सुन ले। उसके बाद हमने पूरा स्टडी किया और हमने स्क्रैच से किया, एंड टू बी ऑनेस्ट ना हम इंजीनियर्स हैं, हमने सोचा था ऑफ द शेल्फ ई बाइक्स लाएंगे कर देंगे, बट फिर टेरेन डिफरेंट था,
तो फिर हमें थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग में भी घुसना पड़ा एंड इवेंचुअली वी डिजाइन द बाइक आवरसेल्व्स। यामीन, एक और कंपनी है इंडिया में, यूलू बाइक्स। Yes. यूलो बाइक्स। उनका क्या सक्सेस रहा है या प्रोग्रेस रहा है? अभी वो 3500 करोड़ की कंपनी है। 3500 3500, yes. According to a report from KPMG, 2025 में there are going to be 61 lakh delivery executives. उनके मॉडल और हम में although वो हमारे कॉम्पिटिटर है पर एक डिफरेंस है। हमारी जो पोजीशनिंग है वो है कि हम आपको प्रीमियम बाइसिकल दे रहे हैं। उनकी जो पोजीशनिंग है वो है लो कॉस्ट लो स्पीड स्कूटर। एक्चुअली दिल्ली में मेरे को यूलू जनरली ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ही यूज करते हुए दिखते हैं, क्योंकि जो बाकी लोग हैं उनके लिए वो सॉर्ट ऑफ अ टैबू बन गया है। दे डोंट वांट टू ट्रैवल इन अ, पर वो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे वो हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व बाय प्रीमियम बाइक्स। यस। बट आप खुद क्यों बनाते हो प्रीमियम बाइक्स? आप किसी से ले भी तो सकते हो। हमारी नीड डिफरेंट है। क्या जो हिमालय डिफरेंस है? की जैसे needs कुछ एक्सप्लेन करिए इसको। जी, जो मोटर का जो थ्रूपुट है वो हमें एक स्पेसिफिक चाहिए, क्योंकि इंक्लाइन को डिक्लाइन ज्यादा है। प्लस इसमें जो थोड़ा सा रगडनेस की जरूरत पड़ती है। ये हमने कोई वीडियो नहीं लिया, ये कस्टमर्स ने वीडियो भेजा। तो आप कह रहे हो जो बाकी बाइक्स होती है वो नहीं चल सकती, आपकी बाइक में कुछ अलग है। जो इस टेरेन पे अगर चलेगी तो उसका नतीजा ये होगा कि विद इन 13 मिनट्स मोटर जल जाएगी। अच्छा। और आपने इतनी स्टडी की है, तो एक शार्क टैंक में सीजन 2 में कंपनी आई थी माई बाइक। यस। तो उनका कैसा चल रहा है और उनके मॉडल में क्या इश्यूज थे? बिकॉज उन्होंने भी काफी ये सब चीजों का ध्यान रखा था और उनका भी वैंडलिज्म थेफ्ट काफी कम था। बेसिकली दे ट्राई टू सेल द सिस्टम टू द गवर्नमेंट। वो कंज्यूमर फर्स्ट थे जब वो आए थे, तो उन्होंने ये शिफ्ट क्यों मारा? कुछ तो चैलेंज आया होगा। क्योंकि हाँ, ऑब्वियसली देयर आर चैलेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है इसमें प्राइसिंग पे 100% कंट्रोल है। So we charge 1.5 rupee per minute. So we are not trying to make it extremely cheap, और उसका नतीजा ये निकले कि हमारा एसेट खत्म हो जाए। मुझे लग रहा है कि आप काफी डिटेल में आपने सोची हैं प्रॉब्लम्स। नंबर्स बताइए आप। हमने स्टार्ट किया फाइनेंशियल ईयर 22-23 से। हमारा रेवेन्यू था 4.5 लाख। कितनी साइकिल थी? 50 साइकिल। तो उसमें जो है हमारा एबिटा कुछ नहीं बचा, जीरो था, न्यूट्रल था, लॉस भी नहीं हुआ। उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में था उसमें हमने 21 लाख का रेवेन्यू किया, उसमें हमारा 1.5 लाख का एबिटा बच गया। 23-24 भूल गए ना? नहीं, वही है, ये 23-24 का नंबर है, ये 21 अच्छा, lakhs। और अच्छा 24-25 का भी बता जो अभी 7 महीने का हुआ है वो हमारा 29 लाख पे क्लोज हुआ है अक्टूबर एंडिंग में। उसमें हमारा एबिटा है 4.5 लाख। वेरी गुड। आपने कहा कि आप टारगेट कर रहे हैं ऑन कश्मीर एंड अदर हिमालयन टाउन्स और सम यूनिवर्सिटी कैंपसेस, राइट। तो थोड़ा सा मार्केट छोटा नहीं रह जाएगा आपके लिए? क्योंकि कश्मीर में आपने 5% मार्केट ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। सालाना हो गई आपकी 50 लाख, समझ 60 लाख हम एक्सपेक्ट करते हैं। 60 लाख, राइट? तो उसको अगर हम पूरी तरह से भी कर लेते हैं तो इफ यू कैप्चर 50%, कंपटीशन तो आएगा ही जी, राइट? ऑब्वियसली 20-30% भी अगर हम कैप्चर कर लेते हैं तो 6 times दैट, मतलब 3.6 करोड़। ऐसे 10 टाउन में भी कर लिया हमने तो 30-40 करोड़ का धंधा हो गया। तो यूनिवर्सिटीज भी ऐड करें तो ज्यादा से ज्यादा चलो 50 करोड़ का हो गया। सो वेयर डू यू सी द बिग लेवरेज कमिंग? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय मैकेंजी, so global micro mobility market is supposed to be reach $300 billion by 2029, and if we safely assume कि उसका सिर्फ 5 या 10% ही इंडिया में होगा तो it becomes a big market. आपने प्री सीड रेस कर लिया, अब एक और राउंड करना चाहते हैं तो कहाँ जाके रिटर्न करेंगे और कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट बाय एडमिटिंग कि ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें वो हॉकी स्टिक वाली कर्व अचानक से आ जाए। क्योंकि इसमें रेवेन्यू इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ बाइक्स, so it will take cost. But we also have to understand that why we went to campuses is there are more than 1400 big campuses in India. वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, शायद मैं दिल्ली में नहीं जा सकता, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ। वैसे करके वो मार्केट भी हम कैप्चर करना चाहते हैं, और अभी के लिए वी आर मोर कंफर्टेबल गोइंग टू हिमालयन बेल्ट। गॉट इट। कितने की है ये बाइक? कॉस्ट कितनी बढ़ रही है आपको? हमारा नेट कॉस्ट इसमें बैठता है 30,000 रुपीज इंक्लूडिंग द जीपीएस। तो इसका पेबैक कितने टाइम में आ जाता है आपका बाइक 4 का? years। अभी थोड़ा ज्यादा है 4 years का, लेकिन हमारा जो है हम चाहते हैं कि जो अभी 15% एबिटा है उसको हम 25-30% तक ले जाए, उससे जो पे बैक पीरियड होगा 2-2.5 साल का हो जाएगा। बैटरी कितने टाइम चलती है ये एक बैटरी? इट गोज अराउंड 1500 साइकिल्स। तो कितने टाइम में बदलनी पड़ेगी? 5 साल में। 5 साल में।
पर कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट आती होगी बाइक की, पर साल कितनी आती है? तो अगर मैं आपको थोड़ा सा यूनिट इकोनॉमिक्स में समझा दूं, हाँ समझा दो भाई। हमारा जो पर राइड रेवेन्यू है वो 97 रुपीज का है। उसमें से सबसे पहले हम मेंटेनेंस, सर्विसिंग और मेनली जो कॉस्ट है उसका कॉस्ट हटाते हैं, वो होता है 12.5 रुपीज। उसके बाद हम जो ऑन ग्राउंड हमारी सैलरीज और ऑन ग्राउंड एक्सपेंसेस होते हैं वो रिड्यूस करते हैं, वो होते हैं 29 रुपीज। तो हमारा जो है ग्रॉस मार्जिन उसमें बचता है 55.5 रुपीज। उसमें से हम डिडक्ट करते हैं फिर कोर टीम के जो सैलरीज है, कोर टीम के एक्सपेंसेस है, वो होते हैं 24 रुपीज। उसके बाद हम डिडक्ट करते हैं सारे जो वेरिएबल कॉस्ट है, रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बाकी जो भी सर्वर कॉस्ट हो गया, वो सब चीजें रहते हैं, वो होते हैं 16.5। तो नेट हमारे पास बचता है 15 रुपीज इन एवरी राइड। एक बाइक से कितना रेवेन्यू आ रहा है साल में या महीने में? महीने में जो है एक बाइक से हमारा ऑलमोस्ट 4000 के आसपास। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी छोटी है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट दिस टाइम। थैंक यू। ये मॉडल में 2-3 चैलेंजेस लग रहे हैं मुझे। एक तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, टू मेनी रेवेन्यू मॉडल्स, जो फ्यूचर ग्रोथ आनी है उसके लिए कॉलेज, गवर्नमेंट्स, इन पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। एंड जो मैंने देखा है इन ऑल द अदर कंपनीज, रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज के साथ जो सेटिंग करना पड़ता है उससे मेक और ब्रेक हो जाता है। तो आप किस सिटी में एक्सपैंड कर पाएंगे विल नॉट डिपेंड ऑन जो एम्बिशन है कि कहाँ पॉसिबल है, बट विल डिपेंड ऑन कहाँ आपको लोकल सपोर्ट मिल रहा है। तो एट दिस पॉइंट, एट दिस स्केल थोड़ा रिस्की है मेरे लिए। तो आई थिंक फॉर दैट रीजन आज मैं आपके साथ इसमें जुड़ नहीं पाऊंगी। थैंक यू। इस बिजनेस में ये पूरा हार्ड कोर एग्जीक्यूशन गेम है, ऑपरेशंस गेम है। एग्जैक्टली। इस तरह के बिजनेस में क्या होता है, एक सिटी, जिस सिटी में फाउंडर खुद होते हैं, वो दोनों हाथ दोनों पाँव से उस बिजनेस को अच्छे से चला लेते हैं, खुद पहुंच जाते होगे आप डॉकिंग स्टेशन में। जब आप एक सिटी ऐड करते हैं, 2 सिटी ऐड करते हैं, 3 सिटी ऐड करते हैं, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर वे में नहीं इंक्रीज होती, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होती है। 3 गुना नहीं होगी 3 सिटी और में, शायद 30 गुना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसका ये मतलब नहीं आप कर नहीं पाएंगे, जो आपके सारे क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, शायद आप कर भी लेंगे, लेकिन मैं देखना चाहूंगा जब वो हो जाए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये शायद 1 से 3, 3 से 10 और 10 से 30 तक जा सकता है। सो प्लीज स्टे इन टच। ऑल द बेस्ट। आई एम आउट। आई थिंक दैट ये जो मैन पावर डिपेंडेंसी है ये वाली बिजनेस में, ये आपके स्केल के बीच में आएगी। ट्रू। स्पेशली आपकी जब मार्जिन्स इतनी थिन है ना, हमने देख ही लिया पे बैक पीरियड क्या है। आई थिंक इट्स टफ टू स्केल। तो यार इस वजह से मैं आउट हूँ। थैंक यू। या आई मीन यू आर जस्ट मी, मतलब मिरर देख रहा हूँ मैं। Everything you say is what I would say 10 years back. And I think the detailed customer obsession that you have, I have not seen in Shark Tank in 4 years. Abhi, in no sense, I can make money on this business. आपने खुद का 50 करोड़ का बिजनेस है, राइट? मैं उसकी क्या वैल्यूएशन लगाऊं आज, राइट? 50 करोड़ पे 10% भी बेटा आपने बना लिया 5 करोड़, मैं फिर भी 100 करोड़ का आउटकम के लिए मुझे आज इस बिजनेस पे I cannot invest at more than, जैसे अनुपम ने भी कहा, हमको 100x, 50x तो देखना पड़ेगा, तो 2.5 करोड़, which means I'll end up taking 10-15% of your company. और आपने एक 8 करोड़ पे राउंड रेज किया है. So it will not make sense for me to that. And that's why I am out. But well done, man. Well done. Thank you. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you, Zubair. Thank you, Yamin. Make us proud. Bye. Thank you. Bye-bye.